नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 1 के इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का ये लेक्चर। अब हम आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड देने के बाद कि आपको एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है और इंडिया किस तरह से एक, अगर मैं सेलुलर स्टैंडर्ड्स की बात करूं, इंडिया थोड़ा पीछे रह गया था 2G के बारे में मामले की बात करूं या 3G के मामले में बात करूं या 4G के मामले में बात करूं। 5G से इंडिया ने काफ़ी पेस पिकअप किया है, इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है 5G स्टैंडर्ड में, और 6G स्टैंडर्ड में इंडिया एक सॉर्ट ऑफ लीड लेने का प्रयत्न कर रहा है, जहां हम टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, डिज़ाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय करेंगे। वो इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और इंडियन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने की का एक प्रावधान रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर मैं स्पेसिफिक कोर्स की बात करूं, ये कोर्स भी एक इसमें एक योगदान प्रदान करेगा। इस कोर्स के माध्यम से आप समझेंगे कि जो एक 4G टेक्नोलॉजी या 5G टेक्नोलॉजी या 6G टेक्नोलॉजी में किस तरह का सिस्टम्स का प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, इवन फोर्थ जनरेशन सेलुलर सिस्टम से किस तरह से भिन्न है, या किस तरह से पुराने वाईफाई सिस्टम से किस तरह से भिन्न है, पुराने अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम से किस तरह से भिन्न है। तो इसमें आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। तो अगर ये कोर्स देखोगे, जैसे ये 8 हफ्ते का कोर्स है, 8 हफ्ते का कोर्स में मैं 8 डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक जो होगा वो है ओवरव्यू ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुका हूं और जानकारी आगे जाके और लेक्चर्स में दूंगा। उसके अलावा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कैपेसिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। एक वायरलेस चैनल्स की कितनी कैपेसिटी हो सकती है, कितनी आप बैंडविड्थ, कितने बैंडविड्थ में आप कितना डेटा रेट एक सिस्टम से भेज सकते हो, कितना एसएनआर में कितना डेटा रेट आप एक सिस्टम में एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल से भेज सकते हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एक थ्योरेटिकल लिमिट डिसाइड करता है कि एक वायरलेस चैनल से आप कितना डेटा रेट भेज सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कोडिंग फॉर वायरलेस चैनल्स। कोडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम कोडिंग की मदद से आप बेसिकली आप एक जो एरर है चैनल में उसे आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग। तो आप चैनल क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे या चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरह से आप मॉड्यूलेशन चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप कोडिंग स्कीम चेंज कर सकते हो, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और खासकर इसका 4G और 5G 6G में काफ़ी हद तक प्रयोग किया जा रहा है, जिसे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां आप एक ट्रांसमीटर में या रिसीवर में या दोनों जगह पर मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके किस तरह से आप कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हैं। आप डेटा रेट की बात करो, या तो रिलायबिलिटी की बात करो, या तो फिर आप लेटेंसी की बात करो, या तो फिर आप बेसिकली डाइवर्सिटी की बात करो। आप किस तरह से मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके इस सब सिस्टम सब जो पैरामीटर्स है उसमें किस तरह से वृद्धि ला सकते हो। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है माइमो सिस्टम से रियलाइज करने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है जो आप ट्रांसमीटर में माइमो सिग्नल्स भेज रहे हो, उसे रिसीवर में किस तरह से डिकोड करोगे, किस तरह से रिसीवर डिज़ाइन करोगे, उसके बारे में हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी यूज़र सिस्टम्स। मल्टी यूज़र सिस्टम्स बेसिकली हम, जिसे हमने फंडामेंटल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन में सिंगल यूज़र सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की थी, और मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में संक्षेप में पढ़ा था, TDMA, FDMA, CDMA। इस कोर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसमें और नए मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स जैसे RSMA, रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस, या नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इस कोर्स में ये भी देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे 5G की बात करो, 6G की बात करो, 5G बियॉन्ड सिस्टम्स की बात करो, या वाईफाई 6 या वाईफाई 7 की बात करो। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। इसकी में किस तरह का टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, ये टेक्निक्स जैसे आपने माइमो सिस्टम से पढ़ा है, या आपने एरर करेक्शन कोड्स पढ़ा है, या आपने कैपेसिटी पढ़ा है, तो इसमें जो ये सिस्टम्स है 5G सिस्टम्स या बियॉन्ड 5G सिस्टम्स या 6G सिस्टम्स या वाईफाई सिस्टम्स में किस तरह का माइमो सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का एरर करेक्शन कोड्स का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि हम संक्षेप में बताया कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा क्या क्या टॉपिक्स के अंदर, एक जो ब्रॉड टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में क्या क्या
पढ़ेंगे। जैसे एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करूं मैं, तो एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में हम बेसिकली वायरलेस सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने संक्षेप में ऑलरेडी आपको बताया एवोल्यूशन कैसे हुआ है फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक। वो अपने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, हमने इस कोर्स में भी काफ़ी हद तक उसे कवर किया है। तो जैसे इवोल्यूशन हुआ है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन का, थर्ड से फोर्थ जनरेशन का, और फोर्थ से फिफ्थ जनरेशन का, और आगे जाके सिक्स जनरेशन का। इसमें क्या क्या बेसिकली डिफरेंसेस है उसके बारे में हमने संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। और करंट वायरलेस सिस्टम, जैसे वायरलेस लैन की बात करूँ, सेलुलर सिस्टम्स की बात करूँ, सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, इसके बारे में भी हम अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम एक वाईफाई सिस्टम और एक 5G सिस्टम और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी हम और अत्यधिक जानकारी आगे जाके प्राप्त करेंगे। उसके बाद अब कैपेसिटी ऑफ वायरलेस चैनल, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट करता है कि एक कम्युनिकेशन चैनल में आप कितना डेटा रेट भेज सकते हो फॉर अ गिवन SNR एंड फॉर अ गिवन बैंडविड्थ। अगर आपको बैंडविड्थ पता है और आपको अगर SNR पता है तो एक कम्युनिकेशन चैनल से आप कितना मैक्सिमम डेटा रेट भेज सकते हो, उसके ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट करता है। तो पहले हम एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस में कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में संक्षेप में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी बताया था। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ फ्लैट फीडिंग चैनल्स में भी के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक फ्लैट फीडिंग चैनल में आप कितने मैक्सिमम डेटा रेट और कितनी कैपेसिटी थ्योरेटिकली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर आप उसको और डिफरेंट कैटेगरीज में भी पढ़ेंगे कि अगर आप फ्लैट फीडिंग चैनल की बात करूं, उसमें अगर आपके पास ट्रांसमीटर में चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन है या रिसीवर में चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन है या दोनों के पास अगर चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन है, कितनी आप हद तक कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हो और कितनी कैपेसिटी आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल। तो हमने उसके ऊपर जैसे कि हमने कैपेसिटी ऑफ फ्लैट फीडिंग चैनल्स के बारे में पढ़ा, उसे हम आगे जाके कैपेसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कोडिंग फॉर वायरलेस चैनल। जैसे मैंने बताया कोडिंग इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एरर करेक्शन कोडिंग जिसे हम कहते हैं या फॉरवर्ड एरर करेक्शन के भी कहते हैं, जो आपको एक वायरलेस चैनल में कोई एरर है उसे आप डिटेक्ट कैसे करोगे और उसे आप करेक्ट कैसे करोगे, इसका एक बेसिकली एरर करेक्शन कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेन टेक्निक्स होते हैं। एक लीनियर ब्लॉक कोड जिसे हम LBC भी कहते हैं, हैमिंग कोड्स की बात करूँ, BCH कोड्स की बात करूँ तो ये लीनियर ब्लॉक कोड्स हैं, इसके बारे में भी हम संक्षेप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशनल कोड्स जिसे मेमोरी कोड्स भी कहते हैं, जिसका काफ़ी प्रयोग थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन स्टैंडर्ड में किया गया है। उसके बारे में भी हम अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्बो कोड्स, LDPC और पोलर कोड्स संक्षेप में। तो टर्बो कोड्स एक कैपेसिटी अचीविंग कोड्स है, LDPC भी अभी लो डेंसिटी पैरिटी कोड जिसका प्रयोग 5G स्टैंडर्ड में किया जा रहा है, और पोलर कोड उसका भी प्रयोग 5G स्टैंडर्ड में किया जा रहा है। उसके बारे में हम संक्षेप में इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग में। तो जैसे मैंने बताया एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग आप उसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब आपको चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त है। तो इसकी मदद से आप डेटा रेट में वेरिएशन ला सकते हो, पावर में वेरिएशन ला सकते हो, कोडिंग में वेरिएशन ला सकते हो और मॉड्यूलेशन में वेरिएशन ला सकते हो। तो इसका मैं बहुत डिटेल में हम इसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी मदद से आप बेसिकली अगर आपका चैनल स्टेट्स अगर चैनल कंडीशंस काफ़ी ख़राब है तो आप डेटा रेट लो कर सकते हो ताकि आपका बिट एडर रेट में कोई फ़र्क ना पड़े, और अगर आपकी चैनल कंडीशंस काफ़ी अच्छी है तो आप हाई डेटा रेट में सिग्नल भेज सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग, इसके बारे में और डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग वाईफाई स्टैंडर्ड्स में और LTE और 5G स्टैंडर्ड्स में भी प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद जैसे मैंने बताया हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइमो कम्युनिकेशन पार्ट 1, माइमो कम्युनिकेशन पार्ट 2। और माइमो कम्युनिकेशन पार्ट 1 में हम बेसिकली पहले समझेंगे सीमो और माइसो सिस्टम्स के बारे में। सीमो सिस्टम्स होता है सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, तो बेसिकली इसका मतलब एक ट्रांसमीटर और मल्टीपल रिसीवर। तो ये हो गया साइमो सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइसो सिस्टम्स के बारे में। माइसो सिस्टम्स मतलब मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और सिंगल रिसीवर। तो पहले हम एक स्पेसिफिक केस
माइमो का माइसो सिस्टम और साइमो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम दिखाएंगे इसमें मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस टाइम ब्लॉक कोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है जिसे हम अलामुटी कोड्स के माध्यम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि बिना ट्रांसमीटर सीआई के किस तरह से आप डाइवर्सिटी अचीव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, इसके बारे में भी हम अत्यधिक जानकारी इस टॉपिक में प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ द माइमो चैनल। हम एक माइमो चैनल मेरा से मतलब है जब आपके मल्टीपल ट्रांसमीटर्स है और मल्टीपल रिसीवर्स है। अगर आप ऐसे आपके मल्टीपल ट्रांसमीटर्स है तो ये माइमो चैनल हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया माइमो सिस्टम्स इस तरह से दिखता है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांसमीटर 1 2 3 4, नंबर ऑफ रिसीवर्स 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जब भी एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर में एक से ज़्यादा रिसीवर हो तो हम इसे जनरली माइमो सिस्टम्स के बारे में कहते हैं। तो हम माइमो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ अ माइमो सिस्टम। आप एक माइमो सिस्टम्स को कैसे एक पैरेलल डिकम्पोज करके मल्टीपल साइसो सिस्टम्स के तरह से रियलाइज कर सकते हो। इसमें हम बेसिकली एसवीडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के माध्यम से और अत्यधिक समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एक माइमो चैनल को और माइमो सिस्टम्स को, जहां पर आपके मल्टीपल ट्रांसमीटर्स है और मल्टीपल रिसीवर्स है, कैसे आप इसको एक पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के माध्यम से। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइमो डाइवर्सिटी गेन बीन फॉर्मिंग। कैसे आप एक बीन फॉर्मिंग गेन अचीव कर सकते हो। एक मल्टीपल ट्रांसमीटर एंटीनाज आपके पास है और आप कैसे इस पूरे एंटीनाज को एक रिसीवर पे फोकस कर सकते हो। तो हम डिजिटल बीन फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और इससे आप कैसे डाइवर्सिटी गेन में वृद्धि ला सकते हो। उसके बाद जो माइमो कम्युनिकेशन पार्ट 2 में हम माइमो चैनल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। माइमो चैनल कैपेसिटी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि चैनल कैपेसिटी के बारे में, वो बेसिकली सीसो सिस्टम्स के माध्यम से समझा था कि अगर आपके ट्रांसमीटर में एक एंटीना है, रिसीवर में एक एंटीना है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी आप अचीव कर सकते हो। उससे हम आगे जाके अगर ट्रांसमीटर में मल्टीपल एंटीनाज है और रिसीवर में भी आपके मल्टीपल एंटीनाज है तो उसकी कैपेसिटी आप किस तरह से निकाल सकते हैं और उसकी कैपेसिटी किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, माइमो चैनल कैपेसिटी के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आप एक माइमो रिसीवर को किस तरह से डिकोड कर सकते हैं और किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लीनियर रिसीवर, जीरो फोर्सिंग और मिनिमम मीन स्क्वायर रिसीवर। ये 2 माइमो रिसीवर्स है, इसे हम लीनियर रिसीवर्स भी है और नॉन लीनियर रिसीवर्स के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, डाइवर्सिटी मल्टीप्लेक्सिंग ट्रेड ऑफ। आप एक माइमो सिस्टम में या तो डाइवर्सिटी गेन ला सकते हैं या तो मल्टीप्लेक्सिंग गेन ला सकते हैं या तो दोनों आ सकता है। इसमें कुछ ट्रेड ऑफ होते हैं, उसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी यूजर सिस्टम्स। मल्टी यूजर सिस्टम्स में अपलिंक और डाउनलिंक में मल्टी यूजर सिस्टम्स, अगर आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर मल्टीपल यूजर्स एक साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इसे हम जनरली मल्टीपल एक्सेस सिस्टम्स के माध्यम से भी जानते हैं। जहां हमने पढ़ा था एफडीएम में, जहां पर आप हर एक यूज़र को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स प्रदान करते हैं ताकि डिफरेंट यूज़र्स एक साथ बेस स्टेशन से या एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट कर सकें। और एक टेक्निक है टीडीएम में, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहां आप डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स देते हो और टाइम स्लॉट्स के माध्यम से वो बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट कर सके। और उसके अलावा एक और टेक्निक है सीडीएम में, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहां आप हर एक यूजर को एक डिफरेंट कोड प्रदान करते हैं ताकि वो सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी में बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट कर सके। तो ये डिफरेंट कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है और हाल फिलहाल में अभी नए नए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस। ऐसे बहुत सारे नए नए टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है ताकि आप मल्टीपल यूजर सिस्टम सपोर्ट कर सके। उसके अलावा रैंडम एक्सेस, जिसमें वाईफाई जनरली जिसका प्रयोग किया जाता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और अलोहा प्रोटोकॉल, उसके बारे में भी हम संक्षेप में इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा मल्टी यूजर डाइवर्सिटी के बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
अंत में हम ये समझेंगे कि एक वाईफाई सिस्टम्स और एक सेलुलर सिस्टम्स किस तरह से काम करता है, और जो भी हमने टेक्निक अभी तक पढ़ा है, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक पढ़ा है, 5G माइमो सिस्टम्स या चैनल कैपेसिटी या तो फिर मल्टी यूज़र सिस्टम्स, मल्टीपल एक्सेस सिस्टम्स, इसका प्रयोग किस तरह से 5G में या वाईफाई सिस्टम्स में किया जाता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हुआ जो टॉपिक्स इस कोर्स में कवर किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8 टॉपिक्स के बाद, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के बाद आपको एक एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में, और आप इसका प्रयोग करके एक बेसिक सिस्टम बना भी सकते हो और एक 5G सिस्टम को और अत्यधिक समझ सकते हो, एक वाईफाई सिस्टम्स को और अत्यधिक समझ सकते हो। और अगर आपको इसमें फर्दर रिसर्च भी करनी है या जॉब कंपनी के लिए अप्लाई भी करना है, तो ये ऑब्वियसली ये कोर्स आपको बहुत हेल्प प्रदान करेगा। और टेक्स्ट बुक्स की बात करूँ तो इसमें बेसिकली हम 2-3 टेक्स्ट बुक्स का प्रयोग करेंगे। एक बहुत ही फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बाय रैपरपोर्ट, और वायरलेस कम्युनिकेशन बाय एंड्रिया गोल्डस्मिथ। इसके अलावा एक फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन बाय डेविड सी एंड प्रमोद विश्वनाथ, वो भी काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है। अगर आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझना है वायरलेस कम्युनिकेशन का, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके अलावा हम IEEE जर्नल्स, पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो रिसेंट टॉपिक्स है LDPC या पोलर कोड्स या माइमो चैनल कैपेसिटी, उसको समझने के लिए और इसका भी प्रयोग करेंगे। तो अंत में मैं ब्रीफली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये मैंने थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ाया था, तो बस संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से दिखता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे, इसकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻12 मीटर तक जा सकती है। तो इसमें देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखोगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो पहले वाली फ्रीक्वेंसीज है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही है। तो हर एक फ्रीक्वेंसीज, हर एक जो स्पेक्ट्रम है उसका अलग अलग एप्लीकेशंस है। तो जैसे लोअर फ्रीक्वेंसीज हो जाती है, जैसे 1 मेगाहर्ट्ज बेसिकली मैरीटाइम कम्युनिकेशन या शिप कम्युनिकेशन या सबमरीन कम्युनिकेशन जनरली इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं थोड़ा आगे जाऊँ, मेगाहर्ट्ज की बात करूँ, जिसमें FM AM के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिक एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और बेसिकली रडार को, और अगर आगे की बात करूँ तो जैसे वाईफाई सेलुलर की एप्लीकेशन आते हैं, रडार के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। और उसके ऊपर बात करूँ मिलीमीटर वेव टेरार्स में भी, मिलीमीटर वेव में कुछ हद तक कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। फिर उसके और ऊपर की बात करूँ और ज़रा हाई फ्रिक्वेंसी में, मिलीमीटर के ऊपर बियॉन्ड टेरार जो सेंसिंग के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, पोजिशनिंग के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस फ्रिक्वेंसी बैंड में है, उसके एप्लीकेशंस भिन्न भिन्न हैं। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो सकता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, और उस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को डिनोट करने के लिए। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से भी कम है तो उसे हम जनरली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसमें वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 300 मेगामीटर्स अगर आप देखोगे से बियॉन्ड है, तो काफ़ी बड़ा वेवलेंथ है और काफ़ी छोटी फ्रीक्वेंसी है। इससे हम जनरली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर मैं 1 हर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की बात करूं, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 300 किलोमीटर से 300 मेगामीटर्स तक, 100 किलोमीटर से 300 मेगामीटर्स के बीच में रहती है। और मैं उससे आगे बढ़ूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, अगर मैं बात करूँ 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज तक, उससे हम जनरली वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर्स तक होती है। और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आगे मैं बढ़ूँ तो 300 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज को हम लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है। सिमिलरली 3 मेगाहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज तक मीडियम फ्रीक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक हाई फ्रीक्वेंसी, 300 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक सुपर हाई फ्रीक्वेंसी
के माध्यम से भी जाना जाता है। उसके आगे एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, सब मिलीमीटर, और जो ये फ्रिक्वेंसी रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, खासकर 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अगर आप देखोगे कोई भी वाईफाई सिस्टम, कोई भी सेलुलर सिस्टम, जो आप कोई भी ब्लूटूथ, सब कुछ बेसिकली इसी फ्रिक्वेंसी बैंड में आपको मिलता है। वाईफाई की बात करूँ 2.4 गीगा, 6 गीगा, 5 गीगाहर्ट्ज, और हाल फिलहाल में 6 गीगा, सब इसी फ्रिक्वेंसी बैंड में मिलेगा आपको। सेलुलर की बात करूँ 900 मेगाहर्ट्ज ले लो, 800 मेगाहर्ट्ज ले लो, 1.8 गीगाहर्ट्ज ले लो, 2.1 गीगाहर्ट्ज ले लो, सब इसी, और या 20 गीगाहर्ट्ज का मिलीमीटर वेव भी ले लो, तो इसी बेसिकली इसी फ्रिक्वेंसी बैंड का प्रयोग किया जाता है। हाल फिलहाल में आप देखोगे हम और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियॉन्ड 30 गीगाहर्ट्ज, मे बी 60 गीगाहर्ट्ज, 70 गीगाहर्ट्ज का भी हाल फिलहाल में प्रयोग किया जाने वाला है सेलुलर एप्लीकेशंस के लिए 5G या 6G में। और इसको जो बैंड डेसिग्नेशन है डिफरेंट, इसे और एक नॉमेनक्लेचर से भी जानते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एल बैंड हमने फर्दर कैटेगराइजेशन कर दिया है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी का। तो एल बैंड जनरली हम जैसे 1.2 गीगाहर्ट्ज, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के बारे में से एल बैंड कहते हैं। एस बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी बैंड को, और सी बैंड 4 से 8 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड को। तो अगर मैं इस तीनों बैंड की बात करूँ, ये तीनों बैंड कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंड्स हैं, क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन इसी बैंड में लाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ वाईफाई कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, सब इसी बैंड में लाई करते हैं। इसका रीजनिंग भी है क्योंकि ये बैंड प्रोपगेशन एनवायरनमेंट के माध्यम से काफ़ी कंड्यूसिव है। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वेवलेंथ आपकी मॉडरेट रहती है इसमें, तो वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर्स में रहती है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो इसमें। और बेसिकली इसके प्रोपगेशन एनवायरनमेंट में अगर आपका इम्पैक्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड ऑफ है इस फ्रिक्वेंसी में। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपको कवरेज भी मिल जाएगा, और बेसिकली आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी भी कम नहीं है तो ताकि आपको कैपेसिटी ना मिले। तो बेसिकली इसके लिए इसका ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स है, इसे हम स्वीट स्पॉट ऑफ स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जिसका काफ़ी हद तक बहुत सारे एप्लीकेशंस में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा देखोगे XQA बैंड, इसमें भी आजकल इसका भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेशन मीडियम के लिए, रडार एप्लीकेशंस के लिए। और अब हम आगे बढ़े हैं का बैंड, वी बैंड, जो भी अब मिलीमीटर वेव रेंज, और धीरे धीरे हम टेराहर्ट्ज रेंज तरफ भी जा रहे हैं कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए और सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए। तो जस्ट मैं ब्रॉडली अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो वेरी लो फ्रिक्वेंसीज, और लो फ्रिक्वेंसी में बेसिकली सबमरीन कम्युनिकेशन, मैरीटाइम रेडियो एंड नेविगेशन का जनरली इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकते हैं, और जनरली आपको अंडर द ओशन लॉन्ग डिस्टेंस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए रहता है। एकॉस्टिक फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी जनरली सबमरीन कम्युनिकेशन या मैरीटाइम कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं मीडियम फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो, AM रेडियोस, एविएशन रेडियो नेविगेशन वगैरह में इसका प्रयोग किया। ये भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। AM अगर आप बात करो, AM काफ़ी किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसमें AM में और एविएशन रेडियो में मीडियम फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें लॉन्गर वेवलेंथ है। अगर मैं शॉर्ट वेव रेडियो की बात करूँ, FM की बात करूँ, 100 मीटर से 10 मीटर्स, 3 मेगाहर्ट्ज तो 30 मेगाहर्ट्ज रेंज और शॉर्ट वेव रेडियो। और उसके बाद FM जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। जो भी आप देखोगे जितनी भी FM नाउअडेज आप कार रेडियो की बात करो तो जनरली FM रेंज कुछ 90 मेगाहर्ट्ज से 110 मेगाहर्ट्ज में काफ़ी आपको रेडियो चैनल्स मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि FM का फ़ायदा ये होता है कि ये कुछ किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है, और बेसिकली आपके वॉइस क्वालिटी में ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं आता है। तो ये FM रेडियो बेसिकली वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के रेंज में काम करती है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज में। उसके बाद जैसे मैंने बताया था 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज स्वीट स्पॉट ऑफ स्पेक्ट्रम है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द वाईफाई, GPS, 4G सब इसी बैंड में आते हैं, और 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के में भी कुछ वाईफाई जैसे 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल हो गया, 6 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल हो गया, सेलुलर भी काफ़ी हद तक इस बैंड में, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में भी आ जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसी बैंड में जनरली इसका ही प्रयोग किया जाता है। और उसके बियॉन्ड गए हम 30 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें रेडियो एस्ट्रोनॉमी आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आ जाता है। और हाल फिलहाल में जैसे मैंने पहले बताया है, इसका प्रयोग भी आजकल कम्युनिकेशन में किया जा रहा है मिलीमीटर वेव के माध्यम से, और आगे जाके टेराहर्ट्ज के माध्यम में भी इसका प्रयोग, सब टेराहर्ट्ज में भी इसका प्रयोग एज अ कॉम और सेंसिंग में किया जाने वाला है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रिव्यू करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स
चैनल्स का, जहां हम पढ़ेंगे एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल में किस तरह के पाथ लॉस का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से बेसिकली लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, स्मॉल स्केल फीडिंग का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, मल्टीपाथ चैनल का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।